हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज क्लास में क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा हम यहाँ पर लेकर आए। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हैं, शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1964, 1954, 1974 या 1944। टीजीटी झारखंड परीक्षा 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1954 में पारित किया गया था। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वर्तमान समय में भोजन पदार्थों में मिलावट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जी संस्थान, नाड़ी संस्थान, संवेदी तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। लगातार मिलावटी भोज्य पदार्थ के उपयोग से व्यक्ति बीमार, निर्बल, कमजोर एवं शक्तिहीन हो जाता है। केसारी दाल के लगातार प्रयोग से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल मिला होने से ड्रॉपसी रोग हो जाता है, जिसके कारण नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को पेशी लकवा भी हो जाता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिसमें आपका सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, ये तो क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है। तो आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है, जिसके कारण ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है। वहीं केसारी दाल के लगातार प्रयोग से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। तो इसे व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर अभिकथन कारण दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन है, स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। कारणहार, वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्यवाही करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नींबू का रस, छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन या इनमें से सभी। यूजीसी नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी के द्वारा यहाँ पर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पनीर बनाने के लिए निम्न चीज़ों की जरूरत होती है, जो इस प्रकार है, छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस आदि। पनीर बनाना, दूध को उबालकर उसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे दूध की प्रोटीन कैसीन अलग हो जाती है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े में छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु इसे वजन डालकर दबाया जाता है, जिससे कैसीन थक्के के रूप में अलग किया जाता है, ताकि पनीर बनाया जा सके। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी। टीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, इनमें से सभी। ये सभी यहाँ पर हार्मोन्स निर्मित होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्त्री के अंडाशय में उपयुक्त सभी हार्मोन्स निर्मित होते हैं, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन, जब ग्रेफियन पुटिका में अंडक्षरण या अंडोत्सर्ग होता है तो परिपक्व अंड ग्रेफियन पुटिका को तोड़कर बाहर आ जाता है तथा पुटिका का स्थान रिक्त हो जाता है और वहां पर पीले रंग की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे पीत पिंड या कार्पस लुटियम कहते हैं। कार्पस लुटियम की कोशिका ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कार्पस लुटियम की कोशिका ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का स्रावन अंडाशय द्वारा होता है। अंडाशय में
फॉलिक्यूलर एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होता है। ये पुटिका ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। आइए देख लेते हैं रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। रिलैक्सिन हार्मोन यह एक प्रजनन हार्मोन है जो अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा निर्मित होता है। गर्भावस्था के दौरान यह शरीर के खिंचाव में मदद करने के लिए मांसपेशियों, जोड़ों और स्नायु बंधन को ढीला और आराम देता है। रिलैक्सिन श्रोणि की मांसपेशियों और स्नायु बंधन को ढीला करके शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करता है। तो इस व्याख्या को आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ पर सभी हार्मोन्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो इस व्याख्या से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे आप साथ साथ नोट करते चलिए और इन व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते हुए चलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1984 में, 1974 में, 1994 में या 1964 में। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1974 में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को अधिनियमित किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तत्पश्चात जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली यहाँ पर मूत्र एकत्रित हो जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखे हैं 200 से 250 मिली, 500 से 1000 मिलीलीटर या 400 से 500 मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2003 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्रित हो जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 200 से 250 मिलीलीटर। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से मूत्राशय से लगभग 200 से 250 मिलीलीटर मूत्र एकत्रित हो जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जिन अंगों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर से बाहर होता है वे ही अंग मिलकर मूत्र उत्सर्जी संस्थान कहलाते हैं। इनके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं, जैसे वृक्क, ये संख्या में 2 होते हैं तथा इनसे मूत्र का स्रावन होता है। मूत्रवाहिनी नली, ये भी संख्या में 2 होते हैं और तथा यह मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक लाने का कार्य करते हैं। मूत्र मार्ग, इसकी संख्या 1 होती है तथा यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर उत्सर्जित करता है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे पॉलिएस्टर, टेरिलीन, नायलॉन। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा नायलॉन। यह मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कपास, पॉलिएस्टर, रेशम। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनमें से स्टेपल रेशा होता है कपास का। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, बीज वाला तंतु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दे गए जूट, कपास, हेम्प या लिनन। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बीज वाला तंतु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपास यहाँ पर बीज वाला तंतु है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा हल्दी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रंजन, रंजक रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनमें
ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। कपड़े में रंजन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंजक और कृत्रिम रंजक। यह भी दो प्रकार के होता है, स्थायी रंजन और यहाँ पर अस्थायी रंजन। प्राकृतिक रंजन प्राचीन काल में बहुत प्रचलन में था, लेकिन आधुनिक काल में हल्दी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इसके साथ फिटकरी डालकर विरंजक प्रणाली का काम भी किया जाता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते ही चलिए, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम आपको क्वेश्चन कराते चले और उनकी व्याख्या हम आपको करा रहे हैं, उन्हें आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। एक ही क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और आपके यहाँ पर साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन ए, सतह को डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। कारण, छपाई के कारण कार्य में संपूर्ण वस्त्र को रंजित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए तथा आर दोनों सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 12, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, अम्लीय रंजक, वेट रंजक, सल्फर रंजक या आइजोइक रंजक। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सल्फर रंजक। ये सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सल्फर रंजक। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए सल्फर रंजक प्रयोग में लाया जाता है। यह रंग कपास, लिनन तथा कृत्रिम रेशों के अनुकूल होते हैं। गंधक रंग, धुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते हैं। ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गंधक रंगों को अत्यधिक गर्म तापमान पर लगाया जाता है तथा घोल में क्षारीय माध्यम होने के कारण ये रेशों के भीतर तक भली भांति प्रवेश कर जाते हैं। व्याख्या को भी ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, और भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, रंग, संरचना, रेखा या रूपरेखा। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रूपरेखा। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 14, सिलाई मशीन का पुर्जा है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, बैलेंस व्हील, स्लाइड प्लेट, आईलेट या उपरोक्त सभी। LT 2020 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सिलाई मशीन का पुर्जा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी सिलाई मशीन के पुर्जे हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, रिपर, खाली स्थान 1 है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, सिलाई का उपकरण, मापन उपकरण, नत्थी करने का उपकरण या काटने का उपकरण। पीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रिपर 1 है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रिपर 1 है, सिलाई का उपकरण। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 16, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील लगा दिया तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग को सुधारने के लिए करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सुहागा, सुक्तिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड या सोडियम क्लोराइड। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सुक्तिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील लगा दिया है तो आप सुक्तिक अम्ल का प्रयोग करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यदि आप घरेलू विधि से नील की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो सिरका या नींबू रस का घोल बनाकर उसमें कपड़ा डाल सकते हैं। नील 4 प्रकार का होता है, उल्टा मरीन, पर्शियन, एनिलीन,
क्वेटर, इंडिगो नील। सफ़ेद वस्त्र पहनने अथवा धोने पर पीलेपन को दूर करने के लिए अथवा चमक को वापस प्राप्त करने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर नील कितने प्रकार का होता है ये भी आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बॉल पेन की स्याही, नेल पॉलिश, खून या हल्दी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा बॉल पेन की स्याही। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध का प्रयोग बॉल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए पहले अम्लीय प्रतिकर्मकों के प्रयोग किए जाते हैं, फिर क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र पर अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वस्त्र के रेशे पर अम्ल अथवा क्षार का प्रयोग दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दाग हटाने के लिए उसी के अनुरूप प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, फलतः रेशे क्षतिग्रस्त नहीं हो पाते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए निर्णय लेने से, प्रत्यों के विशेष मान्य समूह से, जागरूकता तथा योग्यता से या सामाजिक ज्ञान से। जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रत्यों के विशेष मान्य समूह से। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, समस्या, कलात्मक, हल या वैज्ञानिक। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समस्या प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं को विज्ञान का अनुप्रयोग करना। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मापता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे प्रबंधन प्रक्रिया, निर्णयन, मूल्यों तथा मानकों या संसाधन। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मापता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निर्णयन। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। कारण इसका यहाँ पर दिया गया है, निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर केवल आंशिक रूप से सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ग्रोस एवं क्रेंडल, कोटजिन, राजमल पी देवदास, इरीन ओपेनहीम। आपको यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसमें आपका यूपी टीटी 2021, एलटी 2020, जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और वहीं आपको पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कोटजिन। ये कथन है कोटजिन का। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह प्रबंधन एक मानसिक व सतत प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर ढंग से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। इसी प्रकार पी देवदास गृह प्रबंधन की तुलना बंद से की जाती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? पी देवदास के द्वारा। वहीं लिचफील्ड ने इन्होंने होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। तो यहाँ पर ये लिचफील्ड के द्वारा कहा गया है। वही कोटजिन ने गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए और उन परिभाषाओं को भी ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपनी यहाँ पर तैयारी को आप इस लेवल का करते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। तो जो हम आपको व्याख्या कराते चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिए।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, गृह प्रबंध की परिभाषा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, घर की देखभाल करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना या कार्यों को समाप्त करना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो गृह प्रबंध की परिभाषा है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, समस्या की पहचान, समझौता, विकल्प पर विचार विमर्श करना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समझौता निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निर्णय प्रक्रिया की धारा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत, समस्या की पहचान, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, विकल्प पर विचार विमर्श आदि है। तो यहाँ पर समझौता हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो यहाँ पर नहीं पूछा गया वह है यहाँ पर समझौता। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, खाली स्थान एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जनगणना, बजट, संसाधन या श्रम। एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने यहाँ पर व्याख्या के साथ में। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित आय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट बनाने के सिद्धांत देख लेते हैं। बजट बनाने के सिद्धांत, यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, आय का अनुमान। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आवश्यकता का तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, सदस्यों की रुचि का ध्यान। वही पांचों पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मानसिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। छठा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बचत। सातवां पॉइंट यहाँ पर दिया गया पुराने बजट का ज्ञान। और आठवां पॉइंट यहाँ पर दिया गया बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। तो यहाँ पर बजट बनाने के सिद्धांत भी यहाँ पर दिए गए, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देखते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पेंशन, व्यापार, वेतन या शिक्षा सुविधा। पीजीटी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रत्यक्ष आय का साधन जो यहाँ पर है वो पेंशन भी होगा, व्यापार भी होगा और वेतन भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिक्षा सुविधा। ये प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। पहला यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया, प्रथा का आधार समाज है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया, प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। वहीं यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया, प्रथा अल्पकालिक होती है। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, प्रथा अल्पकालिक होती है। यही यहाँ पर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समाज से मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ जनरीतियाँ ही प्रथा कहलाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं। यहाँ पर प्रथा की प्रकृति व इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर प्रथा की प्रकृति व विशेषता यहाँ पर दी गई, जिसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया, प्रथा का आधार समाज है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, प्रथा स्थिर व दृढ़ जनरीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तीसरा यहाँ पर दिया गया, प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है। वहीं चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, प्रथा समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, प्रथा को समाज जन्म देता और लागू करता है। वही छठा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, प्रथा का प्रभाव मानव जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रथा अल्पकालिक होती है। यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन यहाँ पर दे, गृह विज्ञान शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्यक्रम और न शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति एक्स व टेंसियो से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तार करना। प्रसार शिक्षा का उपयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सन 1873 में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार व विस्तार के लिए किया गया था। अतः प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और सर्वप्रथम ये कहाँ पर इसका उपयोग किया गया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1873 में इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चले, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पर, शायद ही पहले आपको ऐसी क्लासेज यहाँ पर देखने को मिली होगी। तो हमारे इस प्रयास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चले बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, मूक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, टेलीफोन, पत्र, रेडियो या टेलीविजन। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मूक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मूक संचार का उदाहरण है पत्र। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कथन किसके अनुसार दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मिलर, ब्रूकर, एडगर या हार्टमैन। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ब्रूकर के द्वारा यह कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिए जाने वाला आयु समूह है। ऑप्शन यहाँ पर दिए 20 से 30 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 5 से 20 वर्ष या 15 से 35 वर्ष। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिए जाने वाला आयु समूह कितना होगा। PGT 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 15 से 35 वर्ष। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, व्यक्तिगत का नियम, सह संबंध का नियम, निश्चित विकास क्रम का वक्र का नियम या लयात्मक विकास का नियम। GIC 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सह संबंध के नियम को उल्लेखित करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास, मानसिक विकास या पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जीन पियाजे ने किया। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास की व्याख्या की। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई है, जिसमें सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। तो इनके द्वारा 4 प्रमुख अवस्थाएं यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार इनसे पूछा जाता है, इनकी अवस्थाओं से। इसे भी आप यहाँ से ध्यान से देखते हुए चलिए। तो इस व्याख्या को आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि कई क्वेश्चन इस यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, जोनाइटल अवस्था या ओरल अवस्था। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको व्याख्या सहित करा हुआ है और इसका आसानी से आप आंसर यहाँ पर दे सकते हो। आपको यहाँ पर बताना है कि फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनके द्वारा जो प्रथम अवस्था बताई गई वह है यहाँ पर ओरल अवस्था। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना या मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें सूजन, उच्च रक्तचाप, एल्बुमिनेरिया, उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा उपरोक्त सभी से संबंधित है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भकालीन विषाक्तता उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्बुमिनेरिया तीनों से संबंधित है। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में माँ के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता यानी कि सूजन आ जाता है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एम्पटिक दौरा आता है। वही गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी राजस्थान में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा अनुपूरण या सप्लीमेंटेशन। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को अनुपूरण या सप्लीमेंटेशन कहते हैं। 6 माह तक शिशु को लौह लवण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में लौह उपस्थित रहता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ लौह लवण की कमी होती जाती है, अतः अनुपूरण आहार देना आवश्यक होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अनुपूरण या सप्लीमेंटेशन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, कोलेस्ट्रम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए शारीरिक वसा, प्रथम स्तन दूध, फैटी एसिड या फॉर्मूला दूध। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और कोलेस्ट्रम से कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कोलेस्ट्रम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा प्रथम स्तन दूध। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक अपने बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं तथा उनके तर्क एवं व्याख्या पर विश्वास करते हैं। यह अभिभावकीय शैली है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सत्तावादी, समकालीन, अनुज्ञापक या आधिकारिक। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और क्वेश्चन को आपको देख कर घबराना नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा अनुज्ञापक। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, शिशु के दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें स्वयं बैठना, स्तनपान छोड़ना और कम कर, कड़ा भोजन खाना शुरू करना, मुस्कुराना और परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करना, स्तनपान छोड़ना और घुटने चलाना शुरू करना।
टीजीटी झारखंड 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि शिशु के दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना ही शिशुओं की दूध छोड़ने की प्रक्रिया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जब शिशु की अवस्था 6 माह से 9 माह के मध्य हो तो माता को धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने का अभ्यास शिशु को कराना चाहिए। इस समय उसे ऊपर का दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थ देने चाहिए। स्तनपान छोड़ने के उपरांत शिशु का आहार उत्तम स्वास्थ्य तथा शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक है। शिशु के शरीर को प्रोटीन, समस्त विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि अधिक चाहिए। अतः शिशुओं को दूध, दही, अंडा, पनीर, रसदार फल, हरे साग, मछली का तेल, आलू आदि पदार्थों को उचित रीति से तैयार करके तथा उचित मात्रा में देना चाहिए। तो ये भी व्याख्या आप ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन यहाँ पर देखें, वह ज्यादा सोता है, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती या उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम हो जाता है क्योंकि नवजात शिशु बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जन्म के चौथे दिन से वजन घटना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि होती है तो शिशु में निर्जलीकरण, ज्वर हो जाता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता रहती है। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, BCG। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य, असत्य, विवादित या संबंधित नहीं है। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। आपको बताना है कि कथन सत्य है, असत्य या विवादित या संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, सीखने के सूझ के सिद्धांत से, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि हल का यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रबलन के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये हल का कथन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत में हल ने बताया है कि आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। सीखने के सूझ के सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीखने के सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कोहलर के द्वारा दिया गया है। इसमें यह विचार किया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। सूझ की आवश्यकता विशेष रूप से उस समय पड़ती है जब समस्या के पूर्ण स्वरूप को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो पावलोव के द्वारा दिया गया है। इस नियम के अनुसार शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि सीखने वाले संबंधों को प्रत्यक्ष कर सके, जैसे कार्य कारण संबंध, ज्ञात से अज्ञात संबंध, नए से पुराने का संबंध और विशिष्ट से सामान्य का संबंध इत्यादि। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। इंपॉर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसमें साधन तथा साध्य के संबंध स्पष्ट न होकर अत्यंत प्रच्छन्न एवं नहीं के बराबर होते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे तथा क्रम से होती है। यह एक सुधार की विधि है। जो प्रयास सफल होंगे उनकी आवृत्ति करनी होगी, जो असफल होंगे या उन्हें या तो छोड़ देना होगा अथवा उनमें सुधार करना होगा। तो इन सभी सिद्धांतों को आप ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर सीखने के सूझ के सिद्धांत ये कोहलर के द्वारा दिए गए, इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इन सभी को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इससे क्या है कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चल रहे होंगे, तो व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्रशिक्षण, नकल करना, परीक्षण और त्रुटि विधि। यह सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सभी विकल्प यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपरोक्त उदाहरणों में सभी विकल्प सही है। एक बच्चा परीक्षण और त्रुटि विधि, नकल करना, प्रशिक्षण आदि द्वारा मोटर स्किल या कौशल सीख सकता है। एक बच्चा पहले कार्य करता है तो उसमें वह अनेक त्रुटियां करता है, परंतु त्रुटियों को करके उससे वह सही कार्य करना सीखता है। इससे वह प्रयास और अभ्यास करना सीखता है। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करके उसमें भी सीखते हैं। स्कूल में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य करवाने पर भी वह उसमें सीखते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या निरोध। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, तो ये उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये उदाहरण है विस्थापन का। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह विस्थापन का उदाहरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। सामान्यतः यह भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती है। जैसे एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज होने पर अपना गुस्सा बॉस की नौकरी छूट जाने के भय से नहीं उतार पाता, वहाँ वह खुद को नियंत्रित कर लेता है, पर घर पर पहुँचते ही अपना सारा गुस्सा पत्नी, बच्चों, नौकर आदि पर उतार देता है। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक। ऑप्शन यहाँ पर देखे तकनीकी कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल या उपरोक्त में से कोई नहीं। LT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते, यह कौशल है एक। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पर देखते चलिए। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक या मनोविश्लेषणात्मक। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अवलोकन विधि यहाँ पर श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास खाली स्थान है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या रचनात्मक विकास। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, क्रियात्मक विकास है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशी नियंत्रण से है। पेशी नियंत्रण जन्म के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते हैं, परंतु धीरे धीरे विकास के साथ साथ पेशी नियंत्रण की क्रिया आरंभ होती है। क्रियात्मक विकास की विशेषता यहाँ पर दी गई, जिसमें पहली विशेषता दी गई क्रियात्मक विकास के निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। वहीं चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। वही पांचों पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी दी गई है, इसी भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए और ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। चलिए बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर और उसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक या इनमें से सभी। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक ऐसा भावनात्मक स्थिति जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त अवस्था में होता है संवेगात्मक कहलाता है। एक मनुष्य के उच्च संवेग शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कारण से हो सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संवेग को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। तो संवेग को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं यहाँ पर दिया गया है। पहला घटक यहाँ पर दिया गया परिवार का आकार, दूसरा यहाँ पर दिया गया सामाजिक वातावरण, तीसरा यहाँ पर दिया गया माता पिता के सोचने का स्तर, चौथा यहाँ पर दिया गया सामाजिक आर्थिक स्तर, पांचवा यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य और छठा यहाँ पर दिया गया विद्यालय का वातावरण। तो यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर प्रभावित करने वाले घटक भी यहाँ पर दिए गए, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर उच्च संवेग शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कारण से भी हो सकते हैं। तो इस व्याख्या को भी अभी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है मोती पिरोने में आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे छोटी पेशीय कुशलता की, समस्त पेशीय कुशलता की, नेत्र समन्वय की या नेत्र हस्त समन्वय की। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आपका स्कोर कितना, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और हम ऐसे ही आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे और आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।